इस वक्त की बड़ी खबर है, काशी में बनारस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है। टीएमसी के उम्मीदवार को पीटा है। टीएमसी के उम्मीदवार के साथ बदसलूकी की गई है। टीएमसी की उम्मीदवार है इंदिरा तिवारी। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। टीएमसी उम्मीदवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है। टीएमसी की उम्मीदवार है इंदिरा तिवारी। टीएमसी की महिला उम्मीदवार इंदिरा तिवारी से वाराणसी में मोदी समर्थकों ने बदसलूकी की है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि प्रशासन कार्रवाई कब करेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रजत, किस वजह से हुई ये भिड़ंत? देखिए, इंदिरा तिवारी जो टीएमसी की कैंडिडेट हैं वाराणसी से, वो बीएचयू के सामने से निकल रही थी और दूसरी तरफ एक बड़ा किस वजह से हुई ये भिड़ंत? देखिए, इंदिरा तिवारी जो टीएमसी की कैंडिडेट हैं वाराणसी से, वो बीएचयू के सामने से निकल रही थी और दूसरी तरफ एक बड़ा प्रदर्शन आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के चल रहा था। सभी बड़े नेता अमित शाह और अरुण जेटली बैठे हुए थे। जब बीच से काफिला जा रहा था तो इंदिरा तिवारी के साथ भी जो समर्थक थे वो लगातार मोदी के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। इससे जो समर्थक थे चारों तरफ यहाँ पर मौजूद थे, उनका गुस्सा फूटा। जो इंदिरा तिवारी का एक आप कह सकते हैं रथ था जिसके ऊपर वो सवार थी, और जो उनके समर्थक थे दोनों आमने सामने हुए और एक भिड़ंत हमको देखने को मिली बीएचयू के सामने चौराहे पर। यही बीएचयू के सामने अरुण जेटली हैं, अमित शाह है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, अनंत कुमार हैं। क्या इन सभी नेताओं ने देखा कि एक महिला के साथ बदसलूकी हो रही है? मैं थोड़ा सा इससे अलग राशि बोलूंगा कि क्योंकि जहाँ पे इंदिरा तिवारी थी, जिस जगह झड़प हुई, वो जगह आप कह सकते हैं 400 से 500 मीटर दूर थी जहाँ अरुण जेटली थे, और दोनों के बीच में जो जगह थी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो मुझे संभवतः लगता है कि मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इस झड़प को नहीं देख पाए। बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने जो यहाँ के लोकल स्थानीय नेता थे उनको भेजा बीच में, तो वो झड़प खत्म कराई गई और इंदिरा तिवारी को इस काफिले से बाहर निकाला गया। क्या जिन लोगों ने बदसलूकी की उन्हें हिरासत में लिया गया? देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं था। बाद में पुलिस प्रशासन आया। जो वह जिसकी गाड़ियां थी वो सामने आ रही थी। इंदिरा तिवारी जिस रथ से जा रही थी चिल्लाते हुए गई हैं कि मैं आप लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगी। अभी तक पुलिस ने कोई आप कह सकते हैं एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर, इंदिरा तिवारी का काफिला कितना बड़ा था? कितने लोग थे उस काफिले में? बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, मुझे लगता है 20-25 लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ चल रहा था तो बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन ने इंदिरा तिवारी को उसी रूट से जाने की इजाजत कैसे दे दी। हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ मौजूद थे, और उसके बीच में अगर इंदिरा तिवारी क्या किसी दूसरी पार्टी की भी कोई कार्यकर्ता या फिर नेता प्रचार के लिए आते तो स्वाभाविक सी बात है कि झड़प होती ही होती। अभी डॉक्टर इंदिरा तिवारी कहाँ है, किस हालत में है? देखिए, उसी समय इंदिरा तिवारी को यहाँ से निकाल दिया गया। वो अपने काफिले के साथ आगे चलेगी। जब जा रही थी तो बार बार बात कह रही थी कि मैं आप सब लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगी, हमारे साथ बदतमीजी हुई है। उसके बाद इंदिरा तिवारी इस इलाके से बाहर की ओर निकल गई। ठीक है, रजत राकेश टंडन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंदिरा तिवारी के समर्थक झड़प थी। हाँ, जब सामने से जा रहे हो, भीड़ है, जब मोदी मुर्दाबाद का नारा लगेगा मोदी के खिलाफ, तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा आ गया है। किसी की वो कोई टूट फूट या उतनी बड़ी मारपीट नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। ये झड़प सामान्यतः हो जाया करती है करीब करीब। लेकिन रजत की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जैसे वहां भीड़ थी तो उस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। कोई दूसरा रूट उनको दिया जाना चाहिए था। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि इंदिरा तिवारी के साथ कोई मारपीट हुई है वहां, जैसे कि रजत रिपोर्ट कर रहे हैं। बस एक झड़प हुई है ये। ठीक है, आप रहिए। शीतल राजपूत भी मेरे सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे बीएचयू गेट के पास की जो तस्वीरें हैं, शीतल राजपूत के आसपास की जो तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। शीतल, हो चुके हैं लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है इस धरना प्रदर्शन को। अमित शाह अभी कहां पे हैं, अरुण जेटली अभी कहां पर हैं, अनंत कुमार कहां पर हैं, और इन लोगों ने पिछले 1-1.5 घंटे में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए क्या बात की? अमित शाह, अनंत कुमार, ये तमाम नेता अभी भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो मालवीय जी की प्रतिमा के नीचे एक दरी बिछाकर वो लोग बैठे हुए हैं। अरुण जेटली इलाके का चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वो देख रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और आगे की मोदी के कार्यक्रम को लेकर जो प्लानिंग है वो उसका जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ये माना जा रहा है राशिद की धरना इनका थोड़ी देर और बढ़ सकता है और हो सकता है मोदी का कार्यक्रम थोड़ा सा डिलेड हो, क्योंकि सब कार्यक्रम थोड़ी देरी से चल रहा है। एग्जैक्ट क्या स्थिति है ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगी। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम कुछ देर पहले कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और हमने उनसे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमान मुझे जब रूबरू में जानेंगे, करीब से जानेंगे तो मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन हमने जब बनारस के मुसलमानों से इंटरेक्शन किया, उस समुदाय के लोगों से बात की, तो उलट मामला नजर आया। तो एक कार्यकर्ता काफी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस रैली में
इस पूरे प्रदर्शन में बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं और वो उन्हें लेकर आए, हमसे बात कराने के लिए आए, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप इसमें शामिल होने आए हैं? हाँ, यस, शामिल होने आया हूँ यहाँ। आप नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं? क्या? नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी पार्टी को समर्थन देते हैं आप? हाँ, नरेंद्र मोदी की पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमको रोजगार और विकास हमें नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। लेकिन हमने वाराणसी में और जब मुसलमान समुदाय के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हम इतिहास को भुला नहीं सकते और नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मिल सकती। अब तक से हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को हर पार्टी ने बेवकूफ बनाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, सबने हमको लूटने का काम किया है। आज हमको एक उम्मीद जगी है कि नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बनेंगे तो हमारा विकास होगा, और इनको सिर्फ दंगे के नाम पर लोग बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग मुसलमानों को डराते हैं। और देखिए, बनारस एक हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब रहा है और यहाँ के भाईचारा आपसी बहुत ज्यादा, जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं पाई जा सकती है, और यहाँ सब मिल के रहते हैं। और यहाँ की एक ही मांग है, नरेंद्र मोदी जी बस। और सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, सारे बनारस के लोग हैं, इनकी एक दिल की चाहत है कि यहाँ से वो जीते, भारी मत जीते, ताकि काशी से हमारे बुनकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है रेशम को लेकर, बुनाई से लेके है। और मोदी जी ने हम सभी बुनकरों को एक उम्मीद दिलाई है कि हम लोगों को एक अच्छा शासन देंगे, एक हमें रेशम वगैरह अच्छी उपलब्धता दिलाएंगे और हमारे सामान को एक्सपोर्ट के बेस पे ले आके आमदनी का एक रास्ता बनाएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब घर मोदी। तो ये कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिनका ये मानना था कि बनारस को काफी उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, और खासतौर से जो बुनकर उद्योग से जुड़े लोग हैं उन्हें काफी उम्मीद है नरेंद्र मोदी से। तो ये एक अलग तस्वीर राशिद हमने देखी और हमारे दर्शकों ने देखी। और देश अपने नॉमिनेशन वाले दिन नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि मैं शहर के लिए, अपने गरीब बुनकर भाइयों के लिए काम कर सकूं, ताकि काशी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बन सके। क्या इन वाक्यों के जरिए ही उन्होंने ये कहने की कोशिश कर दी थी कि बनारस का मतलब मेरे लिए सिर्फ वैश्य नहीं है, बनारस का मतलब मेरे लिए मैं आता हूं आपके पास। से पहले एक बड़ी खास रिपोर्ट आ रही है, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आ रही है। बेनियाबाग में मोदी की रैली को इजाजत न मिलने पर रोहनिया के लोगों में भी काफी नाराजगी है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने लोगों से बातचीत की है। उसके बाद हम चलेंगे अवधेश कुमार के पास। अवधेश जी से भी हम सवाल करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी की बेनियाबाग की रैली को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हम खड़े हैं रोहनिया में और हम सीधे यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से इजाजत नहीं मिली है, जनता क्या सोची, आप बताएं। जनता में काफी आक्रोश है। बनारस के डीएम टोटल सपा माइंडेड है, इसलिए उन्होंने इजाजत नहीं दिया। ये माननीय अखिलेश जी के बहुत करीबी और खास आदमी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के विरोध में यहाँ इजाजत नहीं दी है बेनियाबाग में। अच्छा, आप बताइए, जिस तरह से इजाजत नहीं मिली है बेनियाबाग की रैली को, क्या कहेंगे आप? बेनियाबाग की रैली का इजाजत न मिलने का प्रमुख कारण है इनका रिलेशन होना प्रांजल यादव का सपा के उच्च प्रमुख नेताओं से, और इसका भुगतान उनको वाकई मिलेगा। और यहाँ ग्रामीण जनता पूरी तरीके से मोदी मैं है, न यहाँ जात का बंधन, न पात का बंधन, कोई बंधन नहीं है। आप बताएं, जिस तरह से बेनियाबाग की रैली को इजाजत नहीं मिली है, रोहनिया की जनता क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? रोहनिया की जनता बहुत नाराजगी से जताई है, जो कि इनको यह नहीं करना चाहिए। इसके लिए इसका उत्तर जनता देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरकार रोहनिया की जनता में काफी नाराजगी है और उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन का रोल सही नहीं है। कैमरामैन सोन रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रोहनिया, उत्तर प्रदेश। रोहनिया के लोगों की नाराजगी आपने देखी। मेरे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा भी बनारस में बीजेपी के दफ्तर का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में उनसे तमाम लोग मिले, अलग अलग रंग में मिले। कोई बिल्कुल भगवान शिव की वेशभूषा में था, कोई चाय वाले की वेशभूषा में था, किसी ने बीजेपी के रंग में अपना पूरा शरीर रंगा हुआ था, किसी ने सर पे केतली रखी हुई थी, किसी ने अलग अलग तरीके से दाढ़ी रखी हुई थी। किसी का ये कहना था कि मेरे बाल जो हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। और क्या क्या रंग मिला यतीन्द्र शर्मा को नजर आया बनारस बीजेपी के दफ्तर में। देखिए यतीन्द्र की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी बनारस आएंगे और ऐसा पहली बार होगा कि बनारस आकर वो पहली बार बीजेपी ऑफिस आएंगे, रोहनिया में रैली करेंगे, उसके बाद बनारस में जो हेलीपैड बनाया गया वहां से वो पदयात्रा निकालते हुए बीजेपी ऑफिस आएंगे। हालांकि रोड शो की एक योजना थी, लेकिन उसकी अनुमति नहीं थी, तो बीजेपी ने योजना बनाई है कि नरेंद्र मोदी वहां से पदयात्रा करते हुए आएंगे, जो अपने आप ऑटोमेटिक ही एक रोड शो का रूप ले लेगी। मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में, मैं उनसे जानूंगा कि आज बीजेपी ऑफिस पहली बार आएंगे, कितनी उम्मीदें हैं, क्या किस तरह से स्वागत है? देखिए, हम आए हम तो पूरा भारत घूमते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम बनारस इसके लिए आए हैं कि हम भारत तो घूमे हैं,
हमारे जो नरेंद्र मोदी जीतने जा रहा है रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड रामविलास पासवान जी का। तो बनारस वाले से हम इतना कहना चाहते हैं, हम तो पूरा घूमे हैं, हमको किसी से कुछ लेन देन नहीं रहता। काफी बड़े समर्थक दिखाई दे रहे हैं, सर पर केतली दिखाई दे रही है और पूरा कलर जो बीजेपी का कलर होता है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में है। अवधेश जी, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जहां पर भी उनकी खास विजिट होती है, खास दिन उन्हें अगर पहुंचना होता है तो नरेंद्र मोदी का नया अवतार नजर आता है। जैसे पिछले 1 साल में हमने देखा है कि जहां पर भी वक्त की नजाकत को उन्होंने समझा, उन्होंने अपने आप को चाय वाला बना लिया। जहां पर भी वक्त की नजाकत को समझा, उन्होंने अपने आप को नीची जाति का बना लिया। फिक्की में अगर गए तो एक बेहतरीन सीईओ बना लिया, कहीं पर अपने आप को ब्रांड मैनेजर बना लिया, कहीं पर अपने आप को जेन्युइन पॉलिटिशियन बना लिया। आज बनारस जब मोदी आएंगे, उन्हें किस रूप में देख सकते हैं? अब ये प्रश्न बहुत ही कठिन है और आपने काफी सोच के प्रश्न किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो इस समय जो भारत में इतनी लोकप्रियता है, उसके पीछे अनेक प्रकार के लोगों की अनेक अपेक्षाएं हैं। वो एक अपेक्षा के कारण नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने 2 दृश्य देखे। एक दृश्य मुसलमानों का हमको दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, और एक हमको शीतल ने दिखाया धरने पर। दोनों जगह कृत्रिमता नहीं थी। ये प्रतीकात्मक ही हो सकता है। अच्छा। लेकिन इस प्रतीकात्मक का महत्व होता है। नरेंद्र मोदी आज यहाँ अगर आएंगे तो मुझे ये मानना है कि वो एक शांति पुरुष के रूप में अपने को प्रस्तुत करेंगे। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन की लाख कठिनाई, लाख विरोध के बावजूद मैं किसी भी प्रकार के उत्तेजना का, समाज में हिंसा पैदा करने का, और वो हमारी प्रकृति में नहीं है। पहले तो ये वो दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी कोशिश, वो आपने सुना है आजमगढ़ में वो अपने विरोध, नरेंद्र मोदी सूद सहित वापस करते हैं। वो जो कुछ भी उनके विरोध में आप बोलेंगे उसको सूद सहित वापस करते हैं, और उसमें वो सीमाएं केवल इतना ही रखते हैं। कई बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते हैं। हाँ, लेकिन सीमाओं का इतना ध्यान रखते हैं कि वो कानूनी रूप से गलत न हो जाए या आचार संहिता का उल्लंघन न हो जाए कि हम उसमें फंस जाए। बाकी वो सब कुछ करते हैं। तो वो जो कुछ करना होगा वो रोहनिया के भाषण में करेंगे, हमला करेंगे। लेकिन यहाँ वो बिल्कुल बनारस के लोगों को यही उद्देश्य देंगे कि आप निश्चित रूप से खड़े रहें, आप सब काम करें, प्रशासन आपके खिलाफ है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अवधेश जी मेरे साथ में है, शीतल राजपूत मेरे योगी मेरे साथ में है। लेकिन जब पिछली बार नॉमिनेशन के लिए नरेंद्र मोदी आए थे बनारस, उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था वो देखने लायक था। अमूमन नरेंद्र मोदी जब कभी पहुंचते हैं तो यूं इस तरह से हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार करते हैं या इस तरह से हाथ जोड़ते हैं। लेकिन नॉमिनेशन वाले दिन नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों हाथ और कोहनी तक उन्होंने हाथ जोड़ लिया था। बनारस में हमें नरेंद्र मोदी का ये अवतार नजर आया था। झुके भी थे और झुक करके प्रणाम कर रहे थे। वक्त बेकार चला है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहां से अब असली पिक्चर शुरू होनी है। मैटिनी शो जिसके बारे में मैं कह रहा था, ट्रेलर बीएचयू गेट पर मिल रहा है, लेकिन पूरी पिक्चर मिलेगी रोहनिया में, बीएचयू में, और साथ ही साथ बनारस के बीजेपी दफ्तर में। और क्या कुछ है खास